तो आज बात करते हैं एक ऐसे साम्राज्य की जिसने एंटरटेनमेंट की दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। जी हाँ, ये कहानी है नेटफ्लिक्स की। एक ऐसी कंपनी जो आप जानते हैं एक फिनिक्स की तरह बार बार खुद को नए सिरे से बनाती रही है। चलिए देखते हैं इसके 4 अलग अलग अवतारों की ये कमाल की कहानी। ये शब्द हैं नेटफ्लिक्स के को फाउंडर मार्क रैंडोल्फ के। वो उस दिन को याद कर रहे थे जब वो अपनी कंपनी बेचने गए थे ब्लॉकबस्टर के पास, और सोचिए उनका मजाक बनाकर उन्हें कमरे से बाहर निकाल दिया गया था। तो सवाल यही उठता है कि आखिर एक छोटा सा स्टार्टअप इतने बड़े साम्राज्य को गिरा कैसे सकता है। और उससे भी बड़ा सवाल यह है कि आज जब वो खुद इतना बड़ा बन गया है तो वो मुश्किलों में क्यों है। चलिए इस कहानी की परतों को एक एक करके खोलते हैं। देखिए, हर बड़ी क्रांति की शुरुआत ना एक छोटी सी चिंगारी से ही होती है, और नेटफ्लिक्स के मामले में ये चिंगारी थी सिर्फ $40 के एक जुर्माने की। $40, बस इतनी सी रकम। ये वो फाइन था जो रीड हेस्टिंग्स को ब्लॉकबस्टर को देना पड़ा क्योंकि उन्होंने एक मूवी देर से लौटाई थी, और बस उसी एक पल ने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया कि यार क्या कोई ऐसा तरीका नहीं हो सकता कि बिना लेट फीस के मूवी किराए पर मिल जाए। नेटफ्लिक्स का आइडिया एकदम सही समय पर आया था। 1997 की बात है। उस जमाने में VHS टेप चलते थे जो भारी भरकम होते थे, उन्हें डाक से भेजना बहुत मुश्किल था। लेकिन तभी DVDs आईं जो छोटी थीं, हल्की थीं और भेजने में काफ़ी सस्ती थीं। बस नेटफ्लिक्स को अपना भविष्य साफ साफ दिख गया। तो नेटफ्लिक्स ने डार्क से DVD भेजने का मॉडल शुरू किया। लेकिन मज़े की बात यह है कि शुरुआत में उनकी ज़्यादातर कमाई किराए से नहीं बल्कि DVD बेचने से हो रही थी। इससे पता चलता है कि वो शुरू से ही बाजार को समझने और उसके हिसाब से बदलने की कोशिश कर रहे थे। अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां एक छोटा सा योद्धा एक बहुत बड़े राक्षस से टकराता है। एक तरफ नेटफ्लिक्स और दूसरी तरफ वीडियो रेंटल की दुनिया का बेताज बादशाह ब्लॉकबस्टर। ये बात है साल 2000 की। नेटफ्लिक्स ने ब्लॉकबस्टर को एक ऑफर दिया, $50 मिलियन में खुद को बेचने का। वो दुश्मन नहीं, पार्टनर बनना चाहते थे। उन्हें लगा कि ये दोनों के लिए एक विन विन सिचुएशन होगी। उस कमरे में माहौल बहुत तनाव भरा था। नेटफ्लिक्स का पूरा भविष्य बस एक फैसले पर टिका हुआ था। और ब्लॉकबस्टर ने क्या किया? उन्होंने सिर्फ मना ही नहीं किया, वो लोग उन पर हंसे। उन्हें लगा कि ये इंटरनेट का जो क्रेज है ना, ये तो बस एक बुलबुला है जो जल्द ही फूट जाएगा। और ये वो गलती थी जो इतिहास की किताबों में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। इस बेइज्जती के बाद नेटफ्लिक्स ने अपना तुरुप का इक्का निकाला। उन्होंने लॉन्च किया सब्सक्रिप्शन मॉडल, मतलब 1 महीने का फिक्स किराया दो और जितनी मर्जी फिल्में देखो। और सबसे बड़ी बात, कोई लेट फीस नहीं। बस इसी एक आइडिया ने ब्लॉकबस्टर की नींव हिला के रख दी। और नतीजा सबके सामने है। ये एक शानदार उदाहरण है कि वक्त के साथ न बदलने का अंजाम क्या होता है। जो साम्राज्य कभी लगता था कि कभी नहीं डूबेगा, वो ताश के पत्तों की तरह ढह गया। लेकिन ब्लॉकबस्टर को हराना तो बस शुरुआत थी। नेटफ्लिक्स को पता था कि असली भविष्य DVD में नहीं बल्कि इंटरनेट में है। और कमाल की बात यह है कि जब उनका DVD का बिजनेस टॉप पर था, तब वो चुपचाप स्ट्रीमिंग के लिए तैयारी कर रहे थे। पर यह सफर इतना आसान भी नहीं था। 2011 में नेटफ्लिक्स ने अपनी सबसे बड़ी गलतियों में से एक की। उन्होंने अपने DVD और स्ट्रीमिंग बिजनेस को अलग कर दिया, नाम बदलकर क्विकस्टर रख दिया और दाम 60% बढ़ा दिए। नतीजा, ग्राहकों का गुस्सा 7वें आसमान पर था और कंपनी ने रातों रात 10 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर खो दी। इस गलती ने नेटफ्लिक्स को एक बहुत जरूरी सबक सिखाया कि अगर मार्केट में लंबे समय तक टिकना है तो दूसरों के कंटेंट के भरोसे नहीं रह सकते। आपको अपना कंटेंट बनाना होगा, अपनी कहानी खुद लिखनी होगी। और फिर उन्होंने एक ऐसा दांव खेला जिसने पूरी इंडस्ट्री को हिला दिया। $100 मिलियन का भारी भरकम निवेश अपनी पहली ओरिजिनल सीरीज हाउस ऑफ कार्ड्स बनाने के लिए। लेकिन यह कोई अंधा दांव नहीं था। नेटफ्लिक्स ने अपने डेटा का इस्तेमाल किया। उन्हें पता था कि उनके दर्शकों को डायरेक्टर डेविड फिंचर पसंद हैं, केविन स्पेसी पसंद हैं और ब्रिटिश पॉलिटिकल थ्रिलर पसंद हैं। उन्होंने बस इन तीनों को मिलाकर एक ऐसा फॉर्मूला बनाया जिसका हिट होना लगभग तय था। ये डेटा पर आधारित दांव जबरदस्त कामयाब रहा और नेटफ्लिक्स ने एंटरटेनमेंट की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। लेकिन आज कहानी एक नए मोड़ पर आ गई है। नेटफ्लिक्स अब एक नई और कहीं ज्यादा मुश्किल लड़ाई लड़ रहा है। आज का मैदान देखिए, खचाखच भरा हुआ है।
डिज्नी, Amazon, एप्पल, हर बड़ा मीडिया और टेक जाइंट अपनी स्ट्रीमिंग सर्विस लेकर आ गया है। अब नेटफ्लिक्स इस खेल का अकेला खिलाड़ी नहीं रहा। असल में नेटफ्लिक्स का मुकाबला सिर्फ डिज्नी या अमेज़न से है ही नहीं। जैसा कि उनके सीईओ खुद कहते हैं, उनका असली मुकाबला है फोर्टनाइट जैसे गेम से, टिकटॉक से और यहाँ तक कि हमारी नींद से। ये लड़ाई सिर्फ कंटेंट की नहीं है, ये लड़ाई है हमारे समय के हर एक पल को जीतने की। तो सवाल ये है कि नेटफ्लिक्स का भविष्य कैसा है। देखिए, एक तरफ तो वो आज भी सबसे बड़े खिलाड़ी हैं, उनका ग्लोबल नेटवर्क बहुत मजबूत है और ओरिजिनल कंटेंट पर वो बेतहाशा पैसा खर्च करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ उनकी सब्सक्राइबर ग्रोथ धीमी हो रही है, कंपटीशन बढ़ता जा रहा है और ये सवाल भी उठ रहा है कि क्या कंटेंट पर इतना खर्च करना लंबे समय तक चल पाएगा। इस एक स्लाइड में नेटफ्लिक्स का पूरा सफर सिमट जाता है। डीवीडी बेचने से शुरू करके सब्सक्रिप्शन पर आए, फिर स्ट्रीमिंग पर और फिर खुद कंटेंट बनाने लगे। चार बार इस कंपनी ने खुद को पूरी तरह से बदल डाला है। अब सवाल यह है कि आगे क्या है? और यही वो सवाल है जो आज पूरी इंडस्ट्री पूछ रही है। नेटफ्लिक्स ने इतिहास में बार-बार नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया है, लेकिन क्या वो इस नई और शायद सबसे बड़ी चुनौती से पार पाकर एक बार फिर 5वीं बार खुद को नए सिरे से बना पाएंगे? इसका जवाब तो सिर्फ वक्त ही देगा।